जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आप बने हुए हैं हमारे आज के सेशन में। तो इस सेशन को एंजॉय करते हुए हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, ताकि जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का साइंस का पहला सवाल और पहला सेशन लेकर आया हूं मैं दिल्लू सर आप लोगों के साथ। चलिए, तो आज तो वैसे अभ्यर्थी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त 25 MCQs विज्ञान से लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों, जो कि आने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर छपने वाला सवाल है प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ओके, ऑप्शन ए इज अग्नाशय, ऑप्शन बी इज यकृत, ऑप्शन सी इज थायराइड, ऑप्शन डी इज प्लीहा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो सही उत्तर निकल कर आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। जी हाँ, यकृत यानी लीवर। तो आइए जानते हैं, यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त बाइल का निर्माण करता है और तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है प्यारे दोस्तों, तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी लीवर हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो होता है का जीवन काल जो है यानी लाइफ स्पेन जो होता है इसका कितना होता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल लगभग कितना होता है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 120 दिन। इस लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है प्यारे दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है और लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है प्यारे दोस्तों, इनका मुख्य कार्य शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्या प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है शरीर के विभिन्न भागों में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, यानी इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए इज थायराइड से, ऑप्शन बी इज पिट्यूटरी से, ऑप्शन सी अग्न्याशय से और ऑप्शन डी एड्रिनल से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है इन चारों ऑप्शंस में से। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो होता है किस ग्रंथि से होता है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यदि बात किया जाए इस सारे ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी यानी यज्ञाशय जो है हमारा यानी पेंक्रियाज जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पेनक्रियाज। ओके, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय जो है हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की
बीटा कोशिकाओं से यानी बीटा सेल से स्रावित होती है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता में। ऑप्शन ए इज की स्कर्वी, ऑप्शन बी इज रिकेट्स, ऑप्शन सी इज वेरी वेरी, ऑप्शन डी इज रतौंधी। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो जी हाँ आप बता सकते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी रिकेट्स जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स का रोग होता है, बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इससे हड्डियां क्या हो जाती हैं प्यारे दोस्तों, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त छपने वाला सवाल आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्यारे दोस्तों रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। ओके, तो ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसमें कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन ए इज विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बीच और आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर यानी विटामिन के जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बनाने में आवश्यक होता है। इसकी कमी से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। ठीक है, यानी ब्लड क्लोटिंग ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और यदि बात किया जाए ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में, ये सेंट्रल में, स्टेट में, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए इज टिबिया, ऑप्शन बी इज फीमर, ऑप्शन सी इज रेडियस, ऑप्शन डी इज ह्यूमरस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा फीमर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फीमर यानी जांघ की जो हड्डी होती है शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है जो कि कान में पाया जाता है। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। चलिए हमारा आपका आंसर हमारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर इंतज़ार करेंगे प्यारे दोस्तों आपका कि आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपको बीचों बीच ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है प्यारे दोस्तों। ये
बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है? ऑप्शन ए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डाई न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डबल न्यूक्लियर एसिड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है कौन सा होता है, यानी डीएनए का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डीएनए आनुवांशिक यानी जेनेटिक जानकारी का वाहक है और माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ओके, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज राइबोसोम को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी को, ऑप्शन डी लाइजोसोम को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी शक्ति गृह। ओके, कोशिका का जो शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा यानी एटीपी बनाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए एक इजी सा क्वेश्चन छोड़ते हैं प्यारे दोस्तों कि सुसाइडल बेग जो है किसे कहा जाता है? ठीक है प्यारे दोस्तों, सुसाइडल बेग यानी आत्महत्या की थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? आप लोगों के लिए टास्क रहेगा हमारा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा आपके आंसर का प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए इज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इज क्लोरोफिल, ऑप्शन सी इज कैरोटीन, ऑप्शन डी इज मेलानिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों, ताकि लास्ट आदमी तक पहुंचाना है प्यारे दोस्तों इस वीडियो को और सभी लाभान्वित हो सकें प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आप लोगों ने दे रखा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक जो है क्लोरोफिल है। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह से मिलकर जो है पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करता है प्यारे दोस्तों, भोजन बनाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी
37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सामान्य मानव शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है। प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा सही उत्तर। और फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर तापमान जो लगभग होता है 37 डिग्री या 98 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ओके, 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए इज चावल, ऑप्शन बी इज आंवला, ऑप्शन सी इज दूध, ऑप्शन डी इज अंडा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, जी हाँ आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यानी आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। ओके, तो इस जो है विटामिन सी की कमी से इसकी जो होती है स्कर्वी रोग होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है आंवला होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और ये आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ओके, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए इज क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी एनोफिलीज मच्छर जो कि मादा मच्छर है, ऑप्शन सी इज एडिस मच्छर, ऑप्शन डी इज मक्खी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है। प्यारे दोस्तों क्या बताना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तो ऑप्शन नंबर बी यानी ये जो है हमारा सही उत्तर एनोफिलीज मच्छर जो मादा मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है प्यारे दोस्तों। तो अभी जो है गर्मी में या ठंडा में भी जो है मच्छर का बहुत ही प्रकोप होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा अपना प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं डेंगू जो है प्यारे दोस्तों, डेंगू आ गया है आपके शहर में, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस में। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? ऑप्शन ए इज एनोफिलीज, ऑप्शन बी इज क्यूलेक्स, ऑप्शन सी इज एडिस, ऑप्शन डी इज सैंड फ्लाई। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी डेंगू किस मच्छर से फैलता है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा एडीज एजिप्टी, यानी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से जो है हमको क्या होता है प्यारे दोस्तों, डेंगू की बीमारी होती है प्यारे दोस्तों। डेंगू वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर प्रायः दिन में काटता है, रात में नहीं। गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए ये हमारा काटता है प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर एडीज एजिप्टी यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा 13 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। बीसीजी का टीका जो है बच्चों को लगाया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यह टीका जो है बच्चों के ऊपर लगता है। आइए देखते हैं, फिलहाल में ही हम लोग पोलियो दिवस पोलियो का टीका लगाए प्यारे दोस्तों, सभी लोगों ने अपने बच्चों को। चलिए देखते हैं, तो क्या यह पोलियो है? क्या ऑप्शन नंबर बी तपेदिक यानी टीबी है? क्या ऑप्शन नंबर टाइफाइड यानी हाथी पाँव है? क्या यह चेचक है प्यारे दोस्तों? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 14। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी यानी तपेदिक, ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, यानी बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमिट, ओके, यूरिन, ठीक है। टीका जो है बीसीजी टीका बच्चों को तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए लगाया जाता है बचपन में प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि पोलियो किस प्रकार का रोग है, ओके। ऑप्शन ए इज जीवाणु जनित, ऑप्शन बी इज विषाणु जनित, ऑप्शन सी कवक जनित, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ जनित। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पोलियो किस प्रकार का रोग है, ओके। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी विषाणु जनित, यानी वायरस के द्वारा जो ये है पोलियो जो है विषाणु जनित रोग है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो पोलियो यानी पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक विषाणु रोग है जो बच्चों को अधिक प्रभावित करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी इज NaCl। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। जल जो है 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है प्यारे दोस्तों। क्या जल 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी यानी H2O हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों pH इज इक्वल टू 7 का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इज क्या है, क्षारीय है, क्या अम्लीय है, क्या ऑप्शन नंबर बी क्षारीय है, ऑप्शन सी उदासीन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि pH बराबर 7 का जो अर्थ है क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, जी हाँ उदासीन। क्या है? उदासीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। pH इज इक्वल टू का अर्थ है उदासीन। तो pH स्केल जो होता है 0 से 14, ओके, 0 से 14 तक जो होता है हमारा क्या होता है? pH इज इक्वल टू उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और 7 से कम जो हो जाएगा वो
अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक जो हो जाएगा वो क्षारीय होता है प्यारे दोस्तों। वंस अगेन, उदासीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात किया जाए पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, ठीक है। यदि pH इज इक्वल टू 7 हो जाएगा तो यह क्या होगा, उदासीन होगा ऑप्शन। और 7 से कम यदि होगा तो अम्लीय होगा, तथा 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिए माइंडेड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि एलपीजी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, बट एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, आपको बताना है ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑप्शन बी इज प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो ये जो है हमारा मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल प्यारे दोस्तों, और बराबर पूछा जा चुका है ये बहुत सभी एग्जामिनेशन में, सेंट्रल में, स्टेट में, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑर्गन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78 ओके यानी 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तथा शेष अन्य गैसें भी विभिन्न परसेंटेज में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है वो नाइट्रोजन है प्यारे दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो ये है हमारा 21%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन यानी 78% मौजूद है प्यारे दोस्तों। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये रहा आपके बीचों बीच। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ऑप्शन ए इज O2, ऑप्शन बी इज O3, ऑप्शन सी इज CO2, ऑप्शन डी इज H2। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी O3 यानी ओजोन, क्या ओजोन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन परत O3 यानी ओजोन गैस से बनी होती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायोलेट रेज किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यानी ओजोन परत जो है वो
ओजोन गैस से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसी के साथ चलते हैं, मूव करते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है ध्वनि का संचरण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए इज प्रकाश, ऑप्शन बी इज निर्वात, ऑप्शन सी इज माध्यम, ऑप्शन डी इज ताप। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ओके। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो सॉरी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी निर्वात हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे दोस्तों, वैक्यूम यानी निर्वात का होना जरूरी है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम नहीं होने के कारण ध्वनि नहीं चल सकती है। तो यदि बात किया जाए क्या लगता है प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर ए बी सी डी किस में होगा। ठीक है, यदि बात किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। क्या लगता है आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों कि ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है। ये आपके लिए टास्क है प्यारे दोस्तों। चलिए यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग जो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। यह प्रकृति की सबसे अधिक गति मानी जाती है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं बल यानी फोर्स की ईसाई इकाई क्या है। ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज पास्कल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी न्यूटन। ओके, तो बल का एसआई जो है न्यूटन है। ठीक है, तो यदि बात किया जाए बल यानी फोर्स की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। क्या लगता है प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो क्वेश्चन जो है 24 पूछ रहा है प्यारे दोस्तों,
कार्य यानी वर्क की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज न्यूटन, ऑप्शन सी इज वाट, ऑप्शन डी इज एम्पियर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कार्य 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 जो है ये है हमारा वर्क का एसआई इकाई क्या है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी जूल जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्य यानी वर्क की एसआई इकाई जो है वो जूल है प्यारे दोस्तों। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य होता है। कार्य की एसआई इकाई जूल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 25 की, तो आइए देखते हैं शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है प्यारे दोस्तों। ठीक है, शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए इज जूल, ऑप्शन बी इज वाट, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज ओम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी वाट जो है शक्ति का पावर की एसआई इकाई है प्यारे दोस्तों। शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी एसआई इकाई जो है वो वाट है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी वाट हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन था क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्पेशल और झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित यह हमारा सेशन था। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा क्लास प्रोवाइड किया जाता है और विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन, नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें प्यारे दोस्तों। चलिए, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें, ताकि आपको देखकर लोग आपसे इम्प्रेसिव हों, आपसे मोटिवेट हों। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।